Though the law gives women equal status in India, many people hold unscientific view of a woman innate nature, capacity and intelligence, and in practice give them a secondary status and role. Demolish this view using scientific argument and by quoting example of great women in science and other spheres, and persuade yourself and other that give equal opportunity women and on par with men. So so there is no difference in capacity of women and men as far as work is concerned. There is no difference in capacity of women and men as far as जहाँ तक की बात है सो वर्क इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ में वर्क इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी बात है is concerned. So the nature makes little difference in when man and woman in the anatomy. उनके जो फिजिकल एनाटॉमी का मतलब है शारीरिक संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है. सो नेचर मेक्स लिटिल डिफरेंस in nature makes little difference in men and women in their anatomy. तो उनकी एनाटमी में वो डिफरेंस देता है. जैसे कि आपसे कहा जाए कि एनाटमी बताइए आई की, तो आपको आई के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका डाइसेक्शन, कटिंग कैसी होगी, इन सब के बारे में बताना होगा. सो मैन रियल आई को करना पड़ेगा. सो एनाटमी ऑफ फ्रॉग होती है तो फ्रॉग का पूरा डाइसेक्शन करना पड़ता है. एनाटमी एंड फीलिंग तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन देयर एनाटॉमी एंड फीलिंग. सो मैन इज strong at brain, however woman is strong by heart. So woman takes decision with heart, however the decision taken by man is purely based on brain. So this is such a difference because woman is bestowed with divine virtues with which man is lacking of. तो इस वजह से वो सिर्फ ब्रेन से डिसीजन लेता है. द न्यूट्रिशन कंटेंट्स ऑफ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल डाइट कंट्रीब्यूट्स ए लॉट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड. If equal opportunities are afforded to both men and women, then the female mind will be efficient as man mind. So if equal is given to both men and women, then woman is no lesser than brain than man. In addition, the decision made by woman is
कंपैशनेट, तो उसका कैसा होगा, ये लिख सकते हैं इज मोर फंडामेंटल एंड एथिकल, मोर फंडामेंटल, वाइड विजन्ड एंड एथिकल, उसमें एथिकल भी ग्रुप धार्मिक भी होता है। एज वुमेन इज बेस्टोड विद डिवाइन वर्च्यूज, बेस्टोड का मतलब है वरदानित है, बेस्टोड विद डिवाइन वर्च्यूज बाय गॉड, इस तरीके से। सो देर आर ए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल वुमेन इन वेरियस फील्ड, देयर इज ए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल वुमेन इन वेरियस फील्ड। जैसे कि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। सो मैडम क्यूरी, साइंस के फील्ड में भी किया गया है, जिन्होंने रेडियम की खोज की। मार्गरेट थ्रेचर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश, सो मार्गरेट थैचर। मदर टेरेसा, फिलैंथ्रोपिस्ट के फील्ड में किया गया है, मानवता के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नन की फील्ड में भी किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इस तरीके से हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। नाउ क्वेश्चन 1.14, so it is more important to have beauty in the equations of physics than to have them agree with experiment. The great British physicist P.M. Dirac held his view कि physical laws are as simple and comprehensible, बहुत सिंपल है, जैसे F is equals to ma, सो उससे कितने सारी चीज़ें निकल जाती हैं। सो ब्यूटी ऑफ द इक्वेशन भी है। इसी तरीके से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, so for every action there is a reaction. This is so crispy and linguistic, tongue twisting that it is also used in our cinema, तो की एक्शन के लिए रिएक्शन होती है। तो ये जो फिजिकल लॉ हैं इनमें ब्यूटी भी छिपी हुई है। नाउ criticize this statement, look out for some equations and result in this book which strike you beautiful, तो ऐसा आपको बताना है। पर जो डिरैक हैं दैट वाज आल्सो ए साइंटिस्ट। नाउ जनरली इट इज कंसीडर्ड दैट फिजिक्स इज ड्राई सब्जेक्ट, that physics is dry subject, तो and its main aim to give qualitative and quantitative treatment, and its main aim कि किसी चीज़ का measurement करना, aim is to give quantitative treatment किसी चीज़ को, कि किसी थर्मोडाइनमिक्स में हीट निकली तो कितनी निकली, ट्रीटमेंट इन एनी फील्ड, ऐसा माना जाता है। एनी डिराइव्ड रिलेशन और इक्वेशन मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ अगर आप डिराइव कर रहे हो
डिराइव्ड रिलेशन, जबकि पोएट्री में जो कवि लिख देता है वही सही मान लिया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है, जबकि यहाँ पर हम डिराइव कर रहे हैं। एनी डिराइव्ड रिलेशन मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो ये भी करना पड़ता है। सो इट इज़ फेल्ट दैट ट्रूथ ऑफ एन इक्वेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सिंप्लिसिटी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है ब्यूटीफुली से सिंपली ट्रूथ होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ फैक्ट दैट ट्रूथ, सो ट्रूथ of an equation is more important. It should be based on fact then its simplicity। तो हमारा तो ये विचार है कि ट्रुथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन सिंप्लिसिटी। नाउ बट फ्रैंकली, लेकिन अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, इफ़ ए रिलेशन इज़ ट्रू टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइमल्टेनियसली इट इज़ सिंपल, इंटरेस्टिंग, symmetrical, wonderful and beautiful, then it will certainly add the charm to the relation. But frankly, if a relation is true to experimentation, ठीक है, and simultaneously it is simple, अगर सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी हो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, देन इट एड चार्म टू रिलेशन। सो इस तरीके से, जैसे कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये कितना सिंपल रिलेशन है, लेकिन इससे कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। F इज इक्वल्स टू MA, ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाला F12 इज माइनस F21, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, आर सच सिंपल एग्जाम्पल, आर सच सिंपल yet एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब मैचलेस इक्वेशंस। नाउ अब देखें क्वेश्चन 1.15, इट सेज दैट though the statement quoted above may be disputed, most physicists do have a feeling that the great laws of physics are at once simple and beautiful. Some of the notable physicists beside Dirac who have articulated this feeling are Einstein. So उन्होंने आर्टिकुलेट किया है, उस चीज़ को सिंप्लीफाई किया है। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि that it is simple, while others have articulated, Einstein, Bohr, Heisenberg, Chandrasekhar and Feynman. You are urged to make a special effort to get access to the general books and writing by these and other great masters of physics. Their writings are truly inspiring. So general books on physics make us interesting reading. Students should consult a good library. वो कहा गया है कि सब जगह जाकर देखिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं और जिसमें सिंपल लॉज हैं,
या किसी में कैसे लॉज हैं उसको देखने की बात कही गई है बस। 1.16 Textbooks on science may give you a wrong impression that the studying science is dry and too serious. Then scientists are absent-minded, introvert who never laugh or grin. जो कभी हंसते नहीं हैं, ठीक है। दिस इमेज ऑफ साइंस एंड साइंटिस्टा इज पेशेंटली फॉल्स। साइंटिस्ट लाइक एनी अदर ग्रुप, उनमें ह्यूमर नहीं होता है, लेकिन आइंस्टीन में देखो कितना ह्यूमर था। हाउएवर scientists like other group of humans have to share of humorists, and many have led their life with fun and adventure even as they seriously pursued the scientific work. दोनों चीज़ें बैलेंस थी। Two great physicists of this genre are Gamow and Feynman. You will enjoy reading these books listed in the bibliography. तो ऐसे बहुत सारे हैं जो फन लविंग जोवियल हैं और एडवेंचरिस्ट हैं। सो ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा एंड आइंस्टीन कैन बी लिस्टेड इन दिस कैटेगरी। होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 7 BARC हैं। जहांगीर भाभा and Albert Einstein were also jovial, funny and full of humor. तो ऐसा कहा गया है, दैट्स वाई दे आर फनी ऑल्सो। एक आइंस्टीन के बारे में कहावत भी है कि वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगी, तो वो टिकट देखने लगे, बट ही वॉज नॉट इन पोजेशन ऑफ टिकट। माइट ही हैव मिस्ड हिज टिकट और लेफ्ट एट होम, but at the same time the ticket checker TC has noticed that it is Mr. Einstein in Germany में रहते थे। So he has told it is okay, you might have purchased the ticket, so need not to search for it. However, Einstein keep on searching that ticket. He again came and said, you need not to search for it, I believe that you might have taken ticket. So Einstein uttered that if there is no ticket, then how can I find that where I have to descend? हमें उतरना कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? So sometimes people feel that they are absent minded also, but they are humorous also. Now ये तो पहला चैप्टर हो गया। इसमें कुछ चीज़ें मुझे और बतानी है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क को U कह सकते हैं और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को दैट इज़ कहा जा सकता है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क इस तरीके से कहा जा सकता है, QU और QD। इसका जो चार्ज होता है अप क्वार्क का, वो 2/3 ऑफ पॉजिट्रॉन होता है, इतना होता है, या प्रोटॉन, और वो भी प्लस में होता है, और ये -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन बनता है, इन्हीं से प्रोटॉन बनता है, इसी से इलेक्ट्रॉन बनता है, एंड इसी से न्यूट्रॉन बनता है। सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। चार्जेस के मामले में ये है, बाकी अलग से भी मास ऐड हो सकता है, बट चार्ज का कंट्रीब्यूशन इन्हीं के द्वारा है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स। 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि आइदर अप क्वार्क होता है एंड और डाउन क्वार्क। ये बुक में ही था इसी चैप्टर में, बट छूट गया। सो ये चीज़ें होती हैं। सो एंड दीज क्वार्क्स आर ग्लूड बाय ग्लूऑन्स। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि ये डाउन क्वार्क का बना है, QD,
क्यू डी और क्यू डी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका बना है। दिस इम्प्लाइज दैट कि इसमें चार्ज कितना होगा, -1/3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा -1/3 इलेक्ट्रॉन और -1/3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा? क्या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा? सो दीज आर फर्दर ग्लूड, ये चिपके किससे होते हैं? बाई ग्लूऑन। ऐसे ही अगर हम देखें तो प्रोटॉन में क्यू अप क्वार्क होता है, क्यू अप क्वार्क होता है, क्यू डाउन क्वार्क होता है, ऐसा प्रोटॉन में होता है। ये क्वार्क थ्योरी है। सो इसमें +2/3 पॉजिट्रॉन और +2/3 पॉजिट्रॉन और -1/3 इलेक्ट्रॉन, जरा जोड़ो तो 4/3 प्लस का हो गया और 1/3 माइनस का हुआ, तो क्या बचा? 3/3 बचा कि नहीं प्लस का? तो ये प्रोटॉन हो गया। और ऐसे ही अगर हम न्यूट्रॉन में देखें तो क्या आप गेस कर सकती हैं कि उसका क्या क्या कंपोजिशन होगा? ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 डाउन कॉर्क एंड अप कॉर्क का बनता है। सो इसमें हो जाएगा +2/3 पॉजिट्रॉन और -1/3 इलेक्ट्रॉन और -1/3 इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सो इस तरीके से ये क्वार्क थ्योरी है। नाउ अब देखें नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अभी वाईफाई लेने के बाद आपका अच्छा आने लगा है ये नेट? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अब देखो। सो व्हाट इज यूनिट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है? measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic. So measurement of any physical quantity involves comparison with certain basic arbitrarily chosen आप कंपेयर करती हैं। मान लीजिए 4 किलो आलू लेके आई, तो आप कहती हैं 4 टाइम्स ऑफ 1 किलो आलू। ये एक तरीके का कंपैरिजन है। 4 टाइम्स ऑफ 1 किलो आलू। 10 सेंटीमीटर पेंसिल है तो उसको कहती हैं कि 10 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से यूनिट के साथ कंपैरिजन कर रही हैं कि 1 सेंटीमीटर का 10 गुना। सो इट इज़ कंपैरिजन विद बेसिक और आर्बिट्रेरीली चूजन। कोई उसका ये नहीं है 1 किलोग्राम आज चूज़ की गई है यूनिट ऑफ मास, कल को हो सकता है कुछ और चूज़ कर ली जाए, कल नैनोग्राम में चूज़ की जा सकती, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, वो सबके लिए रेफरेंस है। रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, उसी को यूनिट कहा जाता है। नाउ anything which is physical in nature
is called physical quantity. So though there may be many kind of matter, however they can all be measured into some minimum physical quantity. जैसे there are some dimensions कि लेंथ के टर्म्स में आप उसे मीज़र कर सकते हो. यू कैन मीज़र एनी फिजिकल क्वांटिटी इन 7 डायमेंशंस. लेंथ को मीज़र कर लो, उसको मास की डायमेंशन में मीज़र कर लो, उसको टाइम के डायमेंशन में मीज़र कर लो. ये सब डायमेंशंस हैं. सो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी measured in terms of 7 dimensions. For example, in dimension of length, लेंथ के डायमेंशन में किसी चीज़ को मीज़र कर सकते हो. मास टाइम के डायमेंशन में कर सकते हो, टेम्परेचर के डायमेंशन में कर सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज के डायमेंशन में कर सकते हो, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन में. इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायमेंशन में कर सकते हो, और उसमें से जो लाइट निकल रही है उससे हमारी आँखों में कितनी सेंसिटिविटी पैदा होती है, दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशन में कर सकते हो. सो दीज 7 डायमेंशंस आर नीडेड. दीज 7 डायमेंशन कैन मीजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी कोई भी फिजिकल मैटर इन वर्ल्ड. These 7 dimensions can measure, ठीक है, all properties of any matter. ठीक है, सारी प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं ऑफ एनी मैटर. सो these are called base quantities. So these are called base quantities. What are 7 base quantities are? कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं? लेंथ एल, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बेस क्वांटिटी हैं. इलेक्ट्रिक करंट हो गई, दैट मीन्स इसको आई से डिनोट करें. थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, T, then amount of substance, N, and luminous intensity, LV, L न्यू कहा जाता है, L न्यू. So these are base quantities. Any base quantity cannot be expressed in terms of other base quantity. अगर आप कह दो मास को लेंथ में 1 किलो आलू को जरा लंबाई नाप दो, तो कोई लंबाई नाप सकता है? वो काट काट के कितना ही पतला कर देगा. तो मास को आप लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हो. 1 kg इज इक्वल टू 20 मीटर, ऐसा कर सकती हो. 2 सेकेंड इज 30 kg, ऐसा नहीं कर सकती हो ना. सो एनी बेस क्वांटिटी can not be expressed in terms of other base quantity.
देखो मोल को भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप मोल को केजी कह दो, क्या बताओ 1 मोल में 0.012 केजी हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का मोल हैवियर होगा, किसी का मोल कुछ होगा। 1 मोल वाटर अलग है। तो अगर आप कोई कह दे कि हम तो मोल को कर लेते हैं, तो मोल तो सबके अलग अलग हैं, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड है। तो इसलिए किसी को भी किसी में नहीं किया जा सकता है। सो दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज एंड ऑल्सो देयर आर, इसके अलावा there are 2 more units which are added to it, that is plane angle and solid angles। इसके अलावा 2 सब बेस क्वांटिटीज और ऐड की गई हैं। in addition to it 2 more सब क्वांटिटीज also added to it, जो बाद में हुई quantities। example plane angle and solid angle is also added to it ये है। तो इनका भी अपना अपना सिंबल है। जैसे प्लेन एंगल को थीटा कहते हैं और सॉलिड एंगल को क्या कहते हैं? ओमेगा। तो इट कैन ऑल्सो बी एडेड टू इट। बाकी हम जानते हैं कि जो बेस क्वांटिटी है उनके अपने सिंबल्स होते हैं, फिर उनकी बेस यूनिट्स होती हैं। द यूनिट्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड टेकन अंडर कन्वेंशन आर कॉल्ड बेस यूनिट। तो पहली चीज हुई बेस क्वांटिटी, फिर हुई सिंबल, उसके बाद बेस यूनिट और उसका सिंबल। जैसे कि लेंथ को L से डिनोट करेंगे और ये मीटर है तो उसको M से डिनोट करेंगे। मास को M से डिनोट करेंगे, जबकि किलोग्राम को केजी से डिनोट करेंगे। के स्मॉलर रहेगा। टाइम को टी से डिनोट करेंगे, जबकि सेकंड को एस से डिनोट करेंगे, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करेंगे, इसकी यूनिट एम्पियर है। और एम्पियर को किससे डिनोट करेंगे? ए से। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, जबकि इसकी यूनिट है केल्विन, स्मॉल के रहेगा, और इसे कैपिटल के से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो केमिस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ इक्विवेलेंट देखा जाता है ना, वहाँ मोल देखा जाता है। वहाँ मास से लेना देना नहीं है कि इतना मास इससे करेगा, कितने मोल कितने से करता है। तो इसको एन से डिनोट करेंगे, इसकी यूनिट होती है मोल, और जब मोल लिखेंगे तो ई हटा देंगे। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, दैट इज, इसको कहते हैं एल न्यू, और इसकी यूनिट है कैंडेला, और इसको सी डी से डिनोट करते हैं कि कितने फोटॉन्स किसी एरिया में पर सेकंड फॉल हो रहे हैं, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कि कितने फोटॉन गिरते हैं ना, जब लाइट किसी में से निकलती बल्ब में से, तो उसमें से क्या निकलते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी निकलता है, उसको क्या कहते हैं? फोटॉन। और वो कैसे चलता है? वेव के फॉर्म में चलता है कि नहीं? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है?
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो उस चीज़ को कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मान लीजिए किसी बल्ब से फोटॉन्स गिर रहे हैं, सो दीज आर मूविंग फ्रॉम इट। फोटॉन क्यों गिरते हैं? जब भी कभी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे की ऑर्बिट में आता है, तो हायर ऑर्बिट से नीचे आएगा, देन इट रिलीज फोटॉन, ये फोटॉन गिरता है क्योंकि इसने थोड़ी एनर्जी रिलीज कर दी। और कभी अगर लोअर ऑर्बिट से ऊपर जाना चाहे, लोअर से जाना चाहे, देन इट एब्जॉर्ब्स फोटॉन, ये फोटॉन ये एब्जॉर्ब करेगा तब ऊपर जा पाएगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल to lower energy level, then it releases photon, that is packet of energy, packet of energy moving in wave like form। So it releases photon, ठीक है, having energy equivalent to difference of these two shells। इनके बीच का जितना एनर्जी का गैप है, हायर वाली शेल की ज़्यादा एनर्जी होगी। मान लो इसकी आप 13.2 जूल एनर्जी है और अंदर वाले की 11.1 जूल है, तो जो इतने का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन ये रिलीज़ कर देगा। कितने का डिफरेंस है? मान लो 2.1 का है, तो ये जो फोटोन निकलेगा, एक निकले दो निकले, लेकिन दो निकलेंगे तो फिर आधी आधी एनर्जी लेंगे, जैसा भी होगा। सो ऐसा होता है। और एक आता है तो एक ही फोटोन निकलता है, 1 to 1 ट्रांसफ़र है। तो एक फोटोन लेके इधर जाता है और जब ये गिरेगा तो एक निकलेगा। ऐसे बहुत सारे एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गिर रहे होंगे तो बहुत सारे फोटोन निकल रहे होंगे, तो इट इज़ 1 to 1 ट्रांसफ़र। सो दैट इट रिलीज फोटोन having energy equivalent to difference of energy level between two shells while transition to higher energy level it absorbs photon, while transiting जब ट्रांजिट करता है, while making transition to higher energy level it absorbs photon having energy, ठीक है, फोटोन हैविंग एनर्जी विच इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू लेवल। बहुत सारे फोटोन आएंगे लेकिन उसी फोटोन को एक्सेप्ट करेगा कि जिसकी एनर्जी डिफरेंस ऑफ सेल के बराबर हो, हैविंग एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से फोटोन लिया जाता है। मान लो कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अलग अलग फोटोन हो सकते हैं। तो कोई फोटोन लेकर के ये यहाँ भी जा सकता है। मान लो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन हो गया तो यहाँ चला जाएगा एब्जॉर्ब कर करके, लेकिन ऐसा ही फोटोन एक्सेप्ट करेगा जिसकी एनर्जी इनके डिफरेंस के इक्वल होगी। ये वही पैकेट लेगा जिसकी एनर्जी इसके डिफरेंस के इक्वल होगी। अगर 0.1 जूल भी ज़्यादा है तो लेगा नहीं, उसी को लेगा जिसको लेने से बिल्कुल डिफरेंस के बराबर है। कभी कभी इतनी एनर्जी वाला फोटोन इसके पास आ जाता है कि
मान लो इतनी एनर्जी वाला आ जाए इसके पास, तो ये परमानेंटली आयोनाइज हो जाता है, ये बाहर ही निकल जाता है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, जो भी इसकी आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल है, उससे निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, सो दैट इट नेवर कम्स बैक। अदरवाइज तो ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो फोटोन के बारे में पता चल गया आपको? बोलो। अब हम ये देखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग in unit area per second is called luminous intensity. The number of photons falling in unit area per second is called luminous intensity. तो जो भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, कई बार उसके एनर्जी के टर्म्स में भी हम ले सकते हैं, तो एनर्जी के टर्म्स में वॉट हो जाएगा कि कितनी एनर्जी गिर रही है। फिर भी ल्यूमिनस का मतलब है ल्यूमेन। दोज फोटॉन्स शुड हैव देयर फ्रीक्वेंसी विच आर सेंसिबल टू अवर आइज। अगर हीट गिरेगी तब ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं कही जाएगी, अगर अल्ट्रा वायलेट गिरे या फिर एक्सरे गिरे तो नहीं कही जाएगी, विजिबल कहीं स्पेक्ट्रम में गिरनी चाहिए, तभी ल्यूमेन का मतलब ही होता है विच इज सेंसिबल टू आई। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने बेस क्वांटिटीज देख लिया है, उसकी दो सब क्वांटिटीज भी देख ली है। नाउ वी शुड मूव अहेड, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर आर, देखो हम लोगों ने पढ़ तो लिया है कि फिजिकल यूनिट क्या होती है। फिजिकल कोई भी हम जो यूनिट करते हैं, सो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल यूनिट्स आर, फिर से एक बार देख लेते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल यूनिट्स आर, फिजिकल यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट है जब यूनिट हम कंसीडर करेंगे। पहला, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, सूटेबल साइज की होनी चाहिए, एंड परसीव्ड बाय कॉमन मैन, जो एक कॉमन मैन है वो उसका अंदाजा लगा सके, वो सेकंड का पता लगा सकता है। टिक बोल दिया तो सेकंड हो गया, वो 1 किलो उठा सकता है, टन में बोलोगे तो नहीं उठा पाएगा। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, शुड बी इजिली, हर एक के पास 1 किलो का बांट मिल जाएगा, हर एक के पास मीटर स्केल मिल जाएगा, तो एक्सेस किया जा सकता है। हर एक के पास घड़ी मिल जाएगी जिसके पास सेकंड होगा। इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, समय के साथ ना बदले। विथ टाइम, चाहे आप प्रोटोटाइप बनाइए चाहे जो बनाइए, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए कि हमारा किलो बदल रहा है अब सब लोग बदलो क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, अगर कोई कंट्री चाहे तो सबको वहाँ फ्रांस न जाना पड़े लेने के लिए। इट शुड बी easily
रिप्रोड्यूसिबल, हर एक लैब अपने हिसाब से उस चीज़ को डेफिनीशन के हिसाब से बना सके। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदला तो पता चला किलोग्राम बदल गया। सो इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन। मास तो नहीं बदलता टेम्परेचर के हिसाब से, इसलिए मास को उन्होंने प्रोटोटाइप ले लिया। अगर लेंथ लेते तो क्या होता है, वो चीज़ टेम्परेचर के बदलने से लेंथ एक्सपेंड कर जाती है, तो ऐसे केस में मीटर स्केल लेते और वहाँ रख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर उसकी लंबाई बढ़ जाती और उसमें थर्मल एक्सपेंशंस होते हैं, और कम टेम्परेचर पर वो चीज़ फिर से छोटी हो जाती। तो इस वजह से जो मीटर है उसको उन्होंने प्रोटोटाइप में नहीं लिया। शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पे बदलना नहीं चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव सीन that what does it mean by fundamental quantities and fundamental units. So those physical quantities which are independent of other physical quantities. So fundamental quantities क्या हैं? Those physical quantities, इन्हीं को base quantities भी कहते हैं। Those physical quantities which are independent of other physical quantities. It is दूसरे पे निर्भर न करें, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर किलो को हटा लो, मान लो मास को हटा लो, तो तुम किसके टर्म्स में मास को डिफाइन करोगे? टेम्परेचर के टर्म्स में कि सेकेंड के टर्म्स में? क्या कर पाओगे? इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज उसे कर ही नहीं सकते हो। आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल है मास। ओके, द यूनिट्स which can be assigned to fundamental physical quantities are called fundamental units. The units which are assigned to fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, internationally तो इसके लिए क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, वो इस तरीके की यूनिट असाइन करता है। सो वो एसआई सिस्टम या कुछ भी है, सो दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जो भी है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स इसे करता है। इंटरनेशनली का मतलब है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट is called fundamental unit. Meter is
fundamental unit assigned to length. Prefix can be added to fundamental unit. वो किए जा सकते हैं। आप कह दें नैनोमीटर, लेकिन करना मीटर में है। नैनोमीटर लिखना है, ये नहीं लिखना है नैनो किलोमीटर, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में प्रीफिक्स जोड़े जाएंगे। किलोमीटर और हेक्टोमीटर में नैनो नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो भी चीज़ करनी है वो फंडामेंटल यूनिट में ही आपको करनी होगी। सो नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखो कि पहले तो हमने देख लिया, क्या आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की डेफिनेशन ठीक से पता है कि वो बताने की ज़रूरत है? चलो, सो फर्स्ट इज दीज। तो दो चीज़ें हमने देख ली, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं? इनकी कुछ डायमेंशन होती है कि नहीं होती है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटीज चीज। जैसे कि प्लेन एंगल या थीटा को कहा जा सकता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सो दैट इज मीटर अपॉन मीटर। तो इसलिए ये डायमेंशनलेस हो गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं हुई। सो दैट इज नो डायमेंशन। दो, रेडियन इज यूज्ड, इसके लिए रेडियन यूज किया जाएगा। रेडियन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लेन एंगल, बट रेडियन खुद भी एक डायमेंशन लेस है। तो ये कह देना रेडियन का स्क्वायर, ये सब कहना मीनिंगलेस है, बस रेडियन में प्लेन एंगल है। अब जरा देखो सॉलिड एंगल क्या है? ओमेगा, दैट इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सो इट इज नो डायमेंशन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। दो, स्टेरेडियन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ठीक है, क्या करने के लिए? दैट इज सॉलिड एंगल। ऐसा है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या चीज़ है? LBH। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, इफ ये वॉल्यूम है उसकी कोई यूनिट होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ए डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि हम इसमें मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कर रहे हैं। जो चीज़ हम ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और उनसे जो डिराइव्ड हों उसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डेंसिटी, अगर इसका मास m हो तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्यूबॉइड इट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें मास हो गया m और वॉल्यूम क्या हो गया? मास हो गया kg, ठीक है। तो मास किस में हो जाएगा? kg में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। सो यहाँ देखिए इट हैज़ 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। वॉल्यूम क्या है? इट इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी से बने उसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से बेस क्वांटिटी से मिलकर डेंसिटी बनी है,
उसने मास को भी ले लिया, किलोग्राम को भी ले लिया। इसी तरीके से फोर्स को देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को किस में लिखोगे, तो इसने केजी भी ले लिया, मीटर भी ले लिया, टाइम भी ले लिया, तो इसको कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी ये डिराइव्ड यूनिट है। तो इस तरीके से फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम आर derived physical quantities those physical quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities। so उसको हमने मास में और लेंथ इंटू लेंथ में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमने उनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसलिए लेंथ इंटू लेंथ, सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental physical quantity जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जा सके, आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनको कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल, क्योंकि उसी से वो डिराइव हुई हैं, उसी से वो व्युत्पन्न हुई हैं। डिराइव्ड का मतलब है व्युत्पन्न, उत्पन्न हुई हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सो वो भौतिक इकाइयाँ उसी से व्युत्पन्न हुई हैं। एंड द यूनिट्स यूज्ड फॉर देम आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, एंड यूनिट्स ऑफ देम are called derived units, derived units। जैसे यहाँ देखो, इसकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये डिराइव्ड यूनिट हो गई। सो इसको क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम हैज़ यूनिट मीटर क्यूब विच इज डिराइव्ड यूनिट। ये लेंथ से डिराइव्ड है, डिराइव्ड यूनिट। इट हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसमें क्या क्या चीजें बताओ, इट हैज 3 इन्वॉल्व्स, हैज का मतलब इन्वॉल्व्स, 3 डायमेंशन। इसे बनाने में क्या क्या चीजें लगी, एक लेंथ लगी, दूसरी लेंथ लगी और तीसरी लेंथ लगी, 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अच्छा, डेंसिटी बनाने में क्या क्या डायमेंशन लगी होंगी बताओ। डायमेंशन ऑफ मास एंड 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। वॉल्यूम तो बोलना ही नहीं है, बेस के टर्म्स में बताओ ना। अच्छा, फोर्स के बनाने में क्या क्या डायमेंशन लगी बताइए। हाँ हाँ, 1 डायमेंशन ऑफ मास, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ और 2 डायमेंशन ऑफ टाइम। बोलो बात सही है। अब डायमेंशन का मतलब समझ गई ना। चलो, तो इतनी बात आपको पता चल गई कि अलग अलग जो यूनिट होती हैं, जो हमने सब यूनिट्स बताया,
These are also known as supplementary physical quantities. ये डायमेंशनलेस हैं और इन दोनों का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. So solid angles and plane angles are called supplementary physical quantities. बात समझ में आ गई? So these are supplementary physical quantities, plane angle and solid angle. तो ये याद रखना है आपको. These are supplementary physical quantities. अब आगे देखो. नाउ कुछ चीजें हमें और देख लेनी चाहिए. जो हमारे जनरल यूज में आती हैं. जैसे 1 मिनट, अगले पेज पे टेबल बना हुआ है 60 सेकेंड. तो 1 मिनट है तो MIN लिखना है, पूरा नहीं लिखना है. सेकंड को S लिखना है. कुछ लोग SEC लिख देते हैं. ध्यान रखना इन चीज़ों का, तो गलती नहीं होगी. 1 आवर में कुछ लोग HR लिख देते हैं. ऐसा नहीं करना है. दैट इज 3600 सेकेंड. 1 डे तो D लिखना है. दैट इज 86400 सेकेंड. 1 ईयर तो 1 ईयर में छोटा y बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है, और R नहीं लिखना है. सो दैट इज, इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 365.25, क्योंकि हर चौथे साल में लीप ईयर आता है तो 0.25 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा. और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड आ जाएगा. इसके अलावा डिग्री, सो 1 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री में π/180 रेडियन. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पाई रेडियन में कितनी डिग्री होती है पहले बताया गया है. तो 1 डिग्री में कितने? ये चीज हो गई. नाउ 1 लीटर, लीटर को स्मॉल नहीं लिखना है. 9th की बुक में लीटर स्मॉल लिखा गया था, लेकिन अब नहीं चलेगा. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितने डेसीमीटर क्यूब? बताओ. हाँ, ये ध्यान रखना है. और 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब की पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है. तो अगर उल्टा पूछा जाए कि 1 लीटर में कितना वॉल्यूम, तो 1000 इधर आ जाएगा नीचे. ठीक है. सो इसके अलावा 1 टन तो टी लिखा जाएगा. टन को स्मॉल टी लिखा जाता है. तो 1000 kg एंड 1 कैरेट. सो 1 कैरेट, अगर 1 कैरेट का डायमंड है आपके पास, कोहिनूर में कई कैरेट हैं, तो 200 मिलीग्राम. जबकि गोल्ड की प्योरिटी भी कैरेट से नापी जाती है, वो 24 कैरेट माना जाता है. ये है डायमंड का कैरेट. तो डायमंड वेट है ये, या मास, इसको भी कैरेट से नापा जाता है. अगर गोल्ड 22 कैरेट का है तो उसका क्या मतलब है कि गोल्ड 22 कैरेट, दैट मीन्स 22 पार्ट्स गोल्ड एंड 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर. और अगर 24 कैरेट का गोल्ड है तो प्योर गोल्ड है. 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर. अगर कोई कहता है कि 18 कैरेट का गोल्ड है
So 18 कैरेट गोल्ड मीन्स 18 पार्ट गोल्ड। और कितने पार्ट बच गए? 6 पार्ट। मिल के कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए कि नहीं? तो कॉपर या सिल्वर इस तरीके से चलता है। सबसे प्योर 24 है, उससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है, कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत मेलिएबल होता है, मुड़ जाएगा हार। नाउ 1 बार इज इक्वल्स टू, ये हम आगे देखेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फियर है तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर आप ऐसे कर दें, हमारे ऊपर कितने एटमॉस्फियर की लेयर है, तो हमारे ऊपर 500 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो आप क्या करो, ये एक टेस्ट ट्यूब लो, पानी में मग अंदर उलट के ऊपर उठाओ तो क्या उसमें पानी भरा रहता है? और जैसे ही छोड़ो तो क्या पानी सब नीचे गिर जाता है? करके देख लेना अगर ऐसा हो, या आप कांच का ग्लास करके देख लेना, जब पानी में भर के और ऊपर उल्टा करोगे तो क्या होगा ना, कांच का ग्लास ऐसे लो और पानी में डुबो दो, और डुबोने के बाद उसको ज़रा उल्टा करके देखो, तो उल्टा करोगे तो उसमें पानी भरा रहेगा, ऐसे यहाँ तक पानी भरा रहेगा, और जैसे ही छोड़ोगे वो पानी खट से गिर जाएगा। ये करके देख लेना, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने मरकरी का ट्रफ बनाया, मरकरी लिया, तो मरकरी, इसमें मरकरी बहुत भारी होता है, सो मरकरी हैवी होने की वजह से थोड़ा गिर जाता है और ऊपर वैक्यूम छोड़ देता है, ये वैक्यूम। लेकिन इस लेवल पर पास्कल का लॉ कहता है कि प्रेशर एट सर्टेन लेवल इज सेम थ्रू आउट। तो जो प्रेशर ए पॉइंट पर होगा वही प्रेशर बी पॉइंट पर भी होगा, क्योंकि ये सेम लेवल पर हैं। बोलो बात सही है? तो जो बाहर बी पॉइंट है इस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है? यहाँ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, बी पॉइंट पे किसका प्रेशर पड़ रहा है? एटमॉस्फेयर का। लेकिन यहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं, यहाँ तो वैक्यूम में, तो अंदर किसका प्रेशर पड़ रहा है? इसके वजन का प्रेशर पड़ रहा है। तो बाई पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ की बुक में ये आगे पढ़ाएंगे, दैट द प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम प्रेशर ऑफ लिक्विड एट सेम लेवल इज सेम। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये हो सकता है। लेकिन पी बी क्या है? उल्टा भी लिख सकते हो, पी बी पहले लिख लो, पी बी इज इक्वल्स टू पी ए। अच्छा, पी बी वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि हम जो रह रहे हैं हमारे ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है? एटमॉस्फेयर का पड़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पी बी क्या है? क्या फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है? तो जो ए पे प्रेशर पड़ रहा है इस वजन की वजह से पड़ रहा है, लेकिन ये जो वजन है यही तो वेट है। वेट बोलो फोर्स बोलो एक ही बात है, क्योंकि वेट इज ए डाउनवर्ड फोर्स। तो इसलिए ये फोर्स कितना हुआ बताओ? mg हुआ कि नहीं? अच्छा, मास क्या होता है? मास क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? क्या बेस एरिया इनटू हाइट होता है? ये चीज़ आपको मालूम है कि किसी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। हमने पहले भी बताया था ये 10th में, कि जैसे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h है, तो इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा? अच्छा, तो क्या a से a कट गया? तो इसलिए 1 ATM किसके इक्वल हो गया? डी जी एच
डी को रो भी कहते हैं, फिजिक्स में इसे रो भी कहते हैं। तो रो जी एच, डेंसिटी को आर एच ओ कहते हैं, रो। ठीक है, अब देखो मरकरी की डेंसिटी आपको मालूम है ना कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 ले लो, एग्जैक्टली ले रहा हूँ। और अब एच, ये जानते हो कि कितने लेवल पे मरकरी अटक जाता है, क्योंकि यहाँ से बाहर की हवा इसे दबा रही है और अंदर से इसका वजन दबा रहा है, तो दोनों ही दबा रहे हैं। 500 किलोमीटर की हवा अंदर ठेल रही है इसको कि तुम अंदर जाओ, लेकिन ये कह रहा नहीं मेरा वजन है, हम कैसे अंदर चले जाएं। तो इसका वजन इतना भारी है तो थोड़ा तो गिर जाता है, फिर एक बैलेंस बनता है इतनी हाइट पे। ये हाइट 76 सेंटीमीटर है, जो कि 0.76 मीटर है। बोलो बात सही है? इतना हाइट पे ये रुक जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो चीज़ मीज़र करती है उसको कहते हैं बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मीज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। तो अब हम हाइट की जगह क्या लिख दें, कितनी हाइट पे ये रुका, दैट इज़ 0.76। इतनी बात हो गई। अब आप मुझे 13.6, 9.81 और 0.76 को मल्टीप्लाई करके बताइए। अच्छा बताया है, 1013 आया। तो देखो आपने क्या बताया, 1013, और पॉइंट में है, पॉइंट वाली बात छोड़ दो, और इंटू 10⁻³ है। 1013 की 101.3 है, चेक करो। अच्छा सब कुछ कर दिया था, फिर कितना आया था बताओ? 101396.13। अच्छा 96 आया, तो इसे ज़ीरो कर लो। तो अब करो। और मल्टीप्लाई ना करना। ठीक है, तो 101.29 है, तो 101.3 लिख लिया। अच्छा इसे 1.013 लिखो तो क्या होगा, 100 इसमें से निकाल के इसमें डाल दो। अच्छा ये बताओ फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, क्या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, और इसी को पास्कल कहते हैं। जिसकी यूनिट पास्कल होती है, यानी फोर्स की जो यूनिट है वो पास्कल है। साइंटिस्ट का अभी पास्कल लॉ बताया कि नहीं, पास्कल्स लॉ यहाँ बताया कि नहीं। तो उन्होंने जो प्रेशर का लॉ दिया, तो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसे क्या कहा, पास्कल। सो 1 पास्कल क्या है, इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग पर मीटर स्क्वायर देन इट इज़ 1 पास्कल। ये 1 हो, ये 1 हो, तो ये 1 है। समझ में आ गई ना बात। तो ये जो चीज़ आई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में आई है, तो पास्कल है। तो बताओ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इतना। ये बिल्कुल याद रखने की चीज़ है, केमिस्ट्री में भी कुछ खूब यूज़ होगी। और ये सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, किसके द्वारा, 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
द प्रेशर, क्योंकि वही इक्विवेलेंट है टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर column of mercury is 76 centimeter column of mercury is 1 atmospheric pressure. अच्छा, अमेरिका में जाओगे तो वहां पर मरकरी जानते हो कितना चढ़ता है? एक्सर्टेड बाई 75 सेंटीमीटर ही चढ़ता है। कॉलम ऑफ मरकरी इज 1 बार, उसे क्या कहेंगे? इसी को स्टैंडर्ड प्रेशर भी कहते हैं। वो कहता है मेरा प्रेशर ही स्टैंडर्ड माना जाएगा, तो सभी लोगों ने मान लिया। और 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर ऐसे केस में 1 बार कितना होगा? फार्मूला तो रो GH ही लगाएंगे, क्योंकि ऊपर निकाल लिया ना रो GH, H बदल जाएगी। बोलो, क्योंकि वहां पर मरकरी 75 सेंटीमीटर ही चढ़ेगा, तो सारी वैल्यू डाल दो। 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 और इंटू 0.75। जरा इनका मल्टीप्लाई करो। 99.96 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर मैं इसे 0.9996 इंटू 10 टू द पावर 5 करूं तो ये करीब करीब 1 है। 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 1 बार में कितने पास्कल? अच्छा, 1 बार इतना है और 1 ATM इतना है, तो ऊपर लिखो 1 ATM और नीचे लिखो 1 बार, और वहाँ लिखो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, यानी उसके इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ, सीधी बात। इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो क्या आंसर आ गया? 1.013। तो 1 ATM में कितने बार? बोलो, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो इसको उल्टा भी करके देख लो कि 1 बार में कितने ATM। और मुझे बता दो। जीरो 0.996 आएगा, क्या आएगा? अच्छा, 0.987 ATM। बड़ी यूनिट क्या है? ATM की बार। ATM बड़ी है। तो अभी आपकी अगली क्लास 12 बजे होगी, ठीक है? हाँ बोलो।